मैं एसपी शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का पुनः ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद किसे कहते हैं, इससे पहले अपन इसको जान लेते हैं। 3 शब्दों की अपन बात कर रहे हैं। उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, नव साम्राज्यवाद। तीनों शब्द हैं, एक जैसे ही हैं, लेकिन इनका थोड़ा सा अर्थ अलग अलग है। उपनिवेशवाद किसे कहते हैं? अगर कोई ताकतवर देश किसी निर्बल देश पर आर्थिक रूप से नियंत्रण स्थापित कर लेता है तो उसे हम उपनिवेशवाद कहते हैं। यदि कोई ताकतवर देश किसी निर्बल देश पर आर्थिक रूप से नियंत्रण स्थापित कर लेता है या आर्थिक शोषण करना शुरू कर देता है तो उसे हम उपनिवेशवाद कहते हैं। दूसरा है साम्राज्यवाद। अगर कोई ताकतवर देश किसी निर्बल या कमज़ोर देश पर आर्थिक और राजनीतिक रूप से अगर अपने नियंत्रण में ले लेता है, उस पर अधिकार कर लेता है तो उसे हम साम्राज्यवाद कहते हैं। तीसरा शब्द आता है नव साम्राज्यवाद। तो पहले उपनिवेशवाद शुरू हुआ, उसके बाद में साम्राज्यवाद, फिर नव साम्राज्यवाद। तो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध साम्राज्यवाद के कारण से ही हुआ और नव साम्राज्यवाद उसके बाद में आया। तो नव साम्राज्यवाद का मतलब है कि कोई ताकतवर देश है किसी पिछड़े देश पर यह कह करके अधिकार करता है कि वह उसके पिछड़ेपन को समाप्त कर देगा, उसे सभ्य बना देगा और उसे सभ्य बनाने के नाम पर उसका आर्थिक और राजनीतिक शोषण करता रहता है, तो उसे हम नव साम्राज्यवाद कहते हैं। तो ये तो हुई शब्दों की बात। अब अपन बात करते हैं कि साम्राज्यवाद किस कारण से शुरू हुआ, कौन कौन से उसके कारण थे। पहला कारण आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में भी कारण है अतिरिक्त उत्पादन हो रहा था यूरोप में, और अतिरिक्त उत्पादन होने का भी कारण था औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के कारण से यूरोप में उत्पादन हो रहा था और उस उत्पादन को बेचने के लिए बाजार चाहिए थे, इसलिए साम्राज्यवाद को बल मिला। दूसरा कारण अतिरिक्त पूंजी। हमने पहले के टॉपिकों में भी पढ़ा कि व्यापार के कारण से यूरोप के लोगों के पास में पूंजी आ चुकी थी और अब इस पूंजी का उपयोग अन्य जगह करना चाहते थे, व्यापार करने के लिए करना चाहते थे, उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए करना चाहते थे, इसलिए उन्हें साम्राज्यवाद की आवश्यकता महसूस हुई। इसके बाद में बात करते हैं कच्चे माल की। तो यूरोप में उद्योग धंधों की स्थापना हो चुकी थी, विशेषकर इंग्लैंड में, इसलिए अब उनको उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी, इसलिए उपनिवेशों की खोज शुरू हुई और कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए साम्राज्यवाद को बल मिला। इसके बाद में यातायात एवं संचार के साधन। यातायात और संचार के साधन बढ़ रहे थे, उनका विकास हो रहा था, इसलिए दूर दूर तक अब वो अपना साम्राज्य फैला सकते थे, इसलिए यातायात और संचार के साधनों में ने भी साम्राज्यवाद को बढ़ाने में अहम योगदान दिया। इसके बाद में राजनीतिक कारण भी हैं। राजनीतिक कारण में उस समय की जो सरकारें थी वो साम्राज्यवाद की सोच रखती थी, क्योंकि आम जनता में भी धारणा थी कि वही
जो है सरकार अच्छी है जो साम्राज्यवाद की भावना रखे, इसलिए सरकार भी जो है ये चाहती थी कि साम्राज्य बढ़े और उनका जो राष्ट्र है वो ताकतवर बने, इसलिए राजनीतिक कारण भी था। अन्य कारणों की बात करते हैं तो व्यापारिक वर्ग उस समय तैयार हो चुका था क्योंकि उद्योगों की स्थापना हो रही थी, तो व्यापारिक वर्ग भी ये चाहता था कि उनको नई जगह मिले जहाँ जाकर के वो व्यापार अपना शुरू कर सके, इसलिए व्यापारिक वर्ग के चाहने से भी ये साम्राज्यवाद को बल मिला। इसके अलावा उग्र राष्ट्रीयता का मतलब है कि उस समय हर कोई व्यक्ति ये चाहता था कि किसी दूसरे देश पर अधिकार कर लिया जाए, उसके संसाधनों पर अधिकार कर लिया जाए, जिससे उस देश की ताकत बढ़ जाएगी। और इस ताकत को बढ़ाने के लिए यूरोप के देशों में उग्र राष्ट्रीयता का विकास हुआ और इस उग्र राष्ट्रीयता ने साम्राज्यवाद की तरफ देशों को धकेल दिया। इसके अलावा ईसाई मिशनरियों का योगदान, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ये लोग अब दूर दूर तक जा रहे थे। दो लोगों का विशेष योगदान रहा इसमें, एक ईसाई मिशनरी और दूसरा जो खोज करता थे, उनका योगदान रहा। इसलिए इन्होंने कई ऐसे जगहों को खोज निकाला और उनमें जो है ये अब अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे, इसलिए ईसाई मिशनरियों और खोजकर्ताओं का भी इसमें योगदान रहा और इसके कारण से साम्राज्यवाद की भावना को बल मिला। इसके अलावा अपनी सभ्यता को पिछड़े क्षेत्रों में फैलाना, जो ताकतवर देश थे वो अपनी सभ्यता का प्रचार प्रसार, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे और इस कारण से जो है साम्राज्यवाद की जो भावना थी उसका विकास हुआ। तो ये इन कारणों से साम्राज्यवाद बढ़ा। अब साम्राज्यवाद की अपन बात करते हैं फ्रांस में। साम्राज्यवाद की अपन बात कर रहे हैं कि फ्रांस ने किस प्रकार से साम्राज्यवाद में भाग लिया, इंग्लैंड ने किस प्रकार से साम्राज्यवाद में भाग लिया, इसकी अपन बात करते हैं। तो साम्राज्यवाद का शिकार हुआ अफ्रीका, साम्राज्यवाद का शिकार हुआ अफ्रीका। अफ्रीका को देख लेते हैं। अफ्रीका का जो क्षेत्रफल था वो 1,15,00,000 वर्ग मील का था। इस क्षेत्र में ये फैला हुआ था, 1,15,00,000 वर्ग मील में अफ्रीका का पूरा एरिया जो था वो फैला हुआ था। इसे अंध महाद्वीप के नाम से जानते थे क्योंकि किसी को पता नहीं था, इसलिए अंध महाद्वीप के नाम से भी अफ्रीका को जानते थे। यह यूरोप के नज़दीक था। इसके बाद में भी इसको देशों को ज्ञान नहीं था। केवल अपन कह सकते हैं 10% ही ज्ञान था अफ्रीका के बारे में, 90% वो कुछ नहीं जानते थे इसके बारे में। लेकिन खोजकर्ता और धर्म प्रचारकों ने वहाँ पर जाना शुरू किया, अफ्रीका के क्षेत्रों में, अफ्रीका के भूभागों में जाना शुरू किया और साम्राज्यवाद को बल मिला। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले अफ्रीका में साम्राज्यवाद का प्रसार किसने किया। तो सबसे पहले साम्राज्यवाद का प्रसार करने वाला अफ्रीका में था बेल्जियम। अब बेल्जियम की अपन बात करते हैं। बेल्जियम का शासक था लियोपोल्ड द्वितीय। बेल्जियम का शासक था लियोपोल्ड द्वितीय। उसने साम्राज्यवाद का विस्तार करने के लिए रुचि दिखाई। वह चाहता था कि साम्राज्यवाद आगे बढ़े, इसलिए लियोपोल्ड द्वितीय ने रुचि दिखाई और इसी को लेकर के ब्रुसेल्स में 1876 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। ब्रुसेल्स में 1876 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। उस आयोजन में भूगोलकर्ता उपस्थित हुए। उस आयोजन में भूगोलकर्ता उपस्थित हुए और अंतर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण किया गया। उस संस्था का जो अध्यक्ष है वो लियोपोल्ड द्वितीय को बनाया गया और लियोपोल्ड ने इस काम को आगे जारी रखने के लिए स्टेनली को नियुक्त किया। जिस व्यक्ति का नाम था स्टेनली को नियुक्त किया ताकि वह आगे का कार्य देखें। स्टेनली ने अपना काम करना शुरू किया और कांगो पर अधिकार कर लिया। बेल्जियम ने अफ्रीका के कांगो पर अधिकार कर लिया
अब कांगो पर अन्य देशों की भी नज़र थी, इंग्लैंड की भी थी, पुर्तगाल की भी थी। इसलिए 1884 में इंग्लैंड और पुर्तगाल के बीच में समझौता हुआ, दोनों के बीच में समझौता हो गया। कांगो नदी, इस समझौते के अंतर्गत कांगो नदी के मुहाने तक पुर्तगाल का अधिकार स्वीकार कर लिया गया। इसके कुछ समय बाद में बर्लिन का सम्मेलन बुलाया गया। ये 1884 और 85 यानी नवंबर 1884 से फरवरी 1885 तक ये चलता रहा। नवंबर 1884 से फरवरी 1885 तक चलता रहा। इस सम्मेलन में विचार विमर्श हुआ। विचार विमर्श के बाद में एक ही आचार संहिता बनाई गई, यानी उसके नियम बनाए गए, आचार संहिता बनाई गई। इसे बर्लिन एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस आचार संहिता को बर्लिन एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और कांगो जो है स्वतंत्र राज्य बन गया। इसके बाद में बर्लिन एक्ट की परवाह किए बिना कांगो पर अधिकार कर लिया। किसने? बेल्जियम ने अधिकार कर लिया, क्योंकि वो चाहता था कि इस क्षेत्र पर उसका अधिकार हो। बेल्जियम के आकार से ये 10 गुना बड़ा था, यानी बेल्जियम ने अपने से लगभग 10 गुने बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया। इसके बाद में अपन बात करते हैं फ्रांस की। अफ्रीका में साम्राज्यवाद फैलाने वाला दूसरा देश फ्रांस की अपन बात करते हैं। फ्रांस मिस्र, अल्जीरिया, मोरक्को पर अधिकार करना चाहता था। ये इलाके थे मिस्र, अल्जीरिया, मोरक्को और एक ट्यूनीशिया और था, उस पर अधिकार करना चाहता था फ्रांस। अब इसकी बात कर लेते हैं, क्यों करना चाहता था? क्योंकि ये मोरक्को है, इसके जो है पूर्व में ट्यूनिस है और इसके दक्षिण में गैम्बिया है। तो गैम्बिया पर वह अधिकार कर चुका था, ट्यूनिस पर वह अधिकार कर चुका था, अब वह मोरक्को पर अधिकार करना चाहता था। मोरक्को का जो शासक था, इसका नाम था अब्दुल अजीज। मोरक्को के शासक का नाम था अब्दुल अजीज। वह फिजूल खर्च करने वाला था, यानी धन वह लुटाता रहता था। इसलिए वहाँ की जनता में क्या फैल गया? असंतोष फैल गया और अराजकता का माहौल हो गया। इसलिए जो है मोरक्को में लुटेरे जो हैं ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गए, उनकी संख्या ज़्यादा हो गई और अब जो लुटेरे हैं वो फ्रांस तक भी जाने लगे। इसलिए फ्रांस की जो विदेश मंत्री थी डेलकासे ने एक योजना बनाई। फ्रांस की जो विदेश मंत्री थी उसने योजना बनाई और 1901 ईस्वी में फ्रांस और मोरक्को में एक सम्मेलन बुलाया गया और इस सम्मेलन में यह तय किया गया कि इन जो है डाकुओं को या इन लुटेरों को रोकने के लिए सीमा पर पुलिस की व्यवस्था की जाए। सीमा पर पुलिस की व्यवस्था की जाए। इस योजना के बाद में फ्रांस और इटली के बीच में समझौता हुआ और मोरक्को में फ्रांस के प्रभाव का विरोध किया गया। लेकिन फ्रांस, इसके बाद में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में संधि हुई 1904 में। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में संधि हुई 1904 में। फ्रांस और स्पेन के बीच में भी संधि हुई और अंत में 1906 में जर्मनी ने एल्जिस्रास में सम्मेलन बुलाया गया जिसमें 112 देशों ने भाग लिया और अंत में निर्णय ये हुआ कि इस क्षेत्र पर फ्रांस का अधिकार हो गया और इस प्रकार से फ्रांस ने भी अफ्रीका का भूभाग उससे छीन लिया। इसके बाद में अपन बात कर रहे हैं ब्रिटेन की। तो अपन जानते हैं ब्रिटेन सबसे आगे था साम्राज्यवाद को लेकर के। उसने अमेरिका में भी अपने उपनिवेश बढ़ाए थे, इसके साथ में भारत जैसे कई देशों पर जो है उसने विस्तार किया। ब्रिटेन की अपन बात कर लेते हैं। हॉलैंड
से लेकर के केप कॉलोनी तक जो है ब्रिटेन का साम्राज्य बढ़ चुका था। ब्रिटेन में डच किसान, जिनको ये जो डच किसान वहाँ के निवासी थे, जिनको बोअर कहा जाता था, बोएर, जिनको कहा जाता था बोअर, डच जो निवासी थे वहाँ के, उनको बोअर कहा जाता था। तो उनकी समस्या आ गई बोअर जाति की। ये समस्या कैसे आ गई, इसकी भी अपन बात कर लेते हैं। 1833 में ब्रिटेन ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया उस भूभाग से, और अपन जानते हैं कि जो बोअर जाति के जो लोग थे वो परंपरावादी थे, अपने रीति रिवाजों को छोड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए इस प्रकार के कदम से, ब्रिटेन के इस प्रकार के कदम से बोअर जाति के लोग उनसे जो है नाराज हो गए, और नाराज होने के कारण से केप कॉलोनी को वहाँ से छोड़ दिया, और छोड़ करके ट्रांसवाल जो क्षेत्र था उसके पास का, ट्रांसवाल और दूसरा ऑरेंज फ्री स्टेट, वहाँ चले गए। 1877 ट्रांसवाल को इंग्लैंड ने मिलाने की घोषणा की, क्योंकि इंग्लैंड की नीति थी साम्राज्यवाद की। इसलिए अब जो है डच जाति के लोग या बोअर जाति के लोग जब ट्रांसवाल चले गए या ऑरेंज फ्री स्टेट चले गए, तो वहाँ पर भी जो है ब्रिटेन ने अधिकार करने का प्रयास किया। 1877 ट्रांसवाल को ब्रिटेन में मिलाने की घोषणा की गई, और पाल कुगार के नेतृत्व में विरोध किया गया। 1884 में ब्रिटेन और बोअर जाति के बीच में संधि हो गई। बोअर जाति ने समझौता कर लिया कि ठीक है, अब हम आपके क्षेत्र में नहीं आएंगे, केवल ट्रांसवाल और फ्री स्टेट ऑरेंज क्षेत्र हैं उसी में हम रहेंगे। और ब्रिटेन ने भी जो है ये मान लिया कि ठीक है, हम अब आप कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन आगे चल कर के कुछ घटना हुई, उसका भी अपन वर्णन देख लेते हैं। 1886 ईस्वी में ट्रांसवाल में सोने की खान का पता चल गया, और जब सोने की खान का पता चल गया तो ब्रिटेन जो है रुकने वाला नहीं था। उसने उस सोने को प्राप्त करने के लिए तैयारी शुरू कर दी, और अब ये समस्या बोअर जाति के सामने गंभीर समस्या बन करके आ गई। उस समय विदेशियों का जो नेता था सेसिल रोड्स, उस व्यक्ति का नाम था सेसिल रोड्स, उसने उन सोने की खानों को प्राप्त करने का निर्णय लिया। वह व्यक्ति जो जिसकी अपन बात कर रहे हैं, सेसिल रोड्स, केप कॉलोनी का सबसे पूंजीपति व्यक्ति था। केप कॉलोनी थी उसका सबसे पूंजीपति था, और उसने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया था कमा करके। अब वह सोने की खानों को भी प्राप्त करना चाहता था। इसलिए ट्रांसवाल की सीमा के जो भूभाग थे उस पर अधिकार कर लिया, और ये भूभाग जो है रोडेशिया कहलाया। ये जो भूभाग हैं ट्रांसवाल की सीमा का जो क्षेत्र है वो रोडेशिया कहलाया। अब दोनों के बीच में इस क्षेत्र को लेकर के विवाद हुआ, ब्रिटेन और बोअर जाति के बीच में, इसलिए युद्ध होना जरूरी था। बोअर जाति भी झुकना नहीं चाहती थी, और ब्रिटेन जो है उन सोने की खानों को छोड़ने वाला नहीं था, इसलिए दोनों के बीच में युद्ध होना जरूरी हो गया। युद्ध में बोअर जाति की हार हुई, क्योंकि उनके पास में लड़ने के साधन नहीं थे, और ब्रिटेन के पास में सेना भी अधिक थी, इसलिए अंत में बोअर जाति को आत्मसमर्पण करना पड़ा। और मई 1902 में वेरी निंगिंग की संधि हुई। 1902 में, मई 1902 में वेरी निंगिंग की संधि हुई। किसके बीच में? बोअर जाति और जो है ब्रिटेन के बीच में, दोनों के बीच में संधि हुई। और इस संधि की शर्तें भी बनाई गई। उन शर्तों को अपन देख लेते हैं। पहली कि जो ये क्षेत्र था ट्रांसवाल और फ्री स्टेट ऑरेंज, इन पर जो है सत्ता स्वीकार की गई ब्रिटेन की। बोअर जाति के लोगों ने स्वीकार कर लिया कि अब आपकी सत्ता रहेगी। ये शर्त
दूसरी शर्त, ब्रिटेन ने भी इसके लिए कुछ किया और पुनर्वास स्थापित करने के लिए लोगों को अनुदान दिया गया, धन दिया गया, ताकि बोर जाति संतुष्ट हो जाए। इसके बाद में एक शर्त और रखी गई, ब्रिटेन ने एक वचन दिया बोर जाति के लोगों को कि कुछ समय बाद में आपको स्वतंत्र कर दिया जाएगा, स्वायत्तता आपको दे दी जाएगी। ये खाली केवल वचन था, ब्रिटेन ऐसा करने वाला नहीं था। इसके बाद में ब्रिटेन का जो है अधिकार हो गया, ब्रिटेन का अधिकार मान लिया गया। तो इस प्रकार से ब्रिटेन का जो है अधिकार हो गया। इसके बाद में अपन बात करते हैं मिस्र की। तो मिस्र ने भी जो है अधिकार करने की कोशिश की अफ्रीका में। 1882 अराबी बे के नेतृत्व में इसका विरोध किया गया, साम्राज्यवाद का। और वहाँ का जो व्यक्ति था, जिसे मेहंदी या देवदूत कहा जाता था, इसने विरोध किया, लोगों को साथ लिया और उसे रोकने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया गया, गार्डन की नियुक्ति की गई। और 1885 में सूडान में मोहम्मद अहमद मसीहा के नेतृत्व में विरोध हुआ और ओडरमन ने 2 सितंबर 1898 ईस्वी में इसको भी पराजित कर दिया। और इस प्रकार से ये अधिकार भी हो गया। तो हम संक्षिप्त में अगर बात करें तो अफ्रीका का जो भूभाग था 1,15,00,000 वर्ग मील का, उसको इन ताकतवर देशों ने बांट लिया आपस में और साम्राज्यवाद का अफ्रीका शिकार हो गया। तो आज हम यहीं तक बात करते हैं, आगे के टॉपिक की अपन बात करते हैं। धन्यवाद।